अगला क्वेश्चन नंबर 4, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. Hydrogen gas is evolved when dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ जब आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो H2 गैस निकलता है। व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4, आयरन 2 सल्फेट विथ एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो रिएक्शन है कि आयरन Fe जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो बनाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ब्रैकेट में लिखे इन एनोटेशंस को भी आप समझें। Fe ब्रैकेट में लिखा है S, इसका मतलब आयरन यहाँ सॉलिड फॉर्म में है। H2SO4 ये एक्वस लिखा हुआ है AQ, इसका मतलब है एक्वस। H2SO4 आपका एक्वस फॉर्म में है, वो बनाता है FeSO4 एक्वस, इसका मतलब है कि FeSO4 एक्वस फॉर्म में मिलेगा हमें। और हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिखा है G, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what would you observe since zinc is added to a solution of iron 2 sulfate? Write the chemical reaction that takes place. आयरन 2 सल्फेट में जब हम जिंक को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अब अगर आप जानते हैं कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिंक आयरन 2 सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस करेगा और जिंक सल्फेट बनाएगा, आयरन बाहर निकल जाएगा। तो आंसर है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर if zinc is added to a solution of iron 2 sulfate then it would displace iron from the solution. जिंक को अगर आप आयरन 2 सल्फेट के साथ ऐड करोगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा प्लस आपको आयरन देगा। Zn प्लस FeSO4 gives ZnSO4 प्लस Fe। तो ये आपका दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। अगर आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर याद है तो आपको काफ़ी आसानी होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, हम जानते हैं कि 288 ऐसे चलता है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, जो सेल पूरा हो गया, और तीसरे सेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसे यहाँ पे दिखाया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में। यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल सोडियम के अलोंग अगर सर्कल ड्रॉ करें तो पहले सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सर्कल फुल्ड है। उसके बाद एक और अगर आप बड़ा सर्कल ड्रॉ करें तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर तीसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट या डुप्लेट कुछ भी। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जानते हैं वो होता है 8, तो हमारा सबसे पहला ड्यूप्लेट बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन का, और उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे जो कि उसके आउटर शेल में इस तरह होंगे जैसा यहाँ फिगर में दिखाया गया है। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जानते हैं तो वो होता है 12। तो इसमें पहला ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके आउटर शेल में यहाँ प्रेजेंट है, जिन्हें यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Na2 और MgO कैसे बनते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मदद से यहाँ दिखाया गया है। Na2O में क्या है, 2 सोडियम है और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है फ्री। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट पूरा करना चाहता है ताकि वो स्टेबल फॉर्म में जा सके, ठीक है। तो अभी ये जो सोडियम है ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। अगर Na को स्टेबल होना है तो उसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो अभी सोडियम के पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? सोडियम को चाहिए कि या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, क्योंकि उसके इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए सोडियम के पास 2 रास्ते हुए, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, ये पहला वाला, या फिर 7 नए इलेक्ट्रॉन गेन करे और यहाँ 1 के जगह पे 8 बनाए। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो सोडियम प्रेफर करेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर शेल में है उसे लूज कर जाऊं। तो यही इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब जैसे कि आप ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि चाहता है कि
मेरे आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों, मेरा ऑक्टेट पूरा हो। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन के पास क्या रास्ते हैं कि वो या तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन जो कि उसके आउटर शेल में पड़े हैं उनको लूज कर जाए, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करे। चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ऑक्सीजन को काफ़ी एनर्जी लगेगी, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मिल जाएं। सोडियम चाह रहा है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो दो सोडियम ने मिलके एक ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करी और इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया। अब ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए इसके आउटर शेल में, और सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था। उसने कहा कि मैंने ऑक्सीजन को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो ये तीनों लोग मिलके आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनाए और बनाया इन्होंने Na2O। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे ये आके 2 पड़ा। What are the ions present in these compounds? अब MgO का ट्रांसफर देखें जरा, सिमिलर चीज है। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो मैग्नीशियम चाहता है कि ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, क्योंकि उसको उसके नेक्स्ट इनर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। वो अपने ऑक्टेट वाले स्टेट में पहुंचना चाहता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पाने से बेहतर है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। तो यहीं पे ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो एक मैग्नीशियम ने एक ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा किया, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दोनों स्टेबल स्टेट में पहुंच गए, इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनी, इन्होंने MgO बनाया। अब है कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, इसमें किस तरह के आयंस प्रेजेंट हैं। तो Na2O में बात करें तो हमारे पास Na प्लस है और O2 माइनस है। अगर हम MgO की बात करें तो हमारे पास Mg2 प्लस है और O2 माइनस है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे चूंकि एक सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दूसरे सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अगर हम सोडियम की बात करें, केवल Na की बात करें, तो हम एक Na की बात कर रहे हैं, तो एक Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज है। ब्रैकेट में यहाँ पे 2 दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम था। O की बात करें तो इस O ने सोडियम से इन दोनों से मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए हैं, गेन किया है। जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आता है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। 2 नेगेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं सोडियम से, 2 सोडियम से। चूंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं इसलिए उस पे 2 माइनस। चूंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसलिए 1 प्लस, और चूंकि यहाँ पे 2 सोडियम था इसलिए ब्रैकेट में 2। अगला है MgO पे Mg2 प्लस और O2 माइनस क्यों? जब Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कायदे से उस पे +2 चार्ज, यानी Mg2 प्लस, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कहीं से गेन किया, तो उस पे -2 चार्ज, यानी कि O2 माइनस। तो O पे आ गया 2 माइनस और Mg पे आ गया 2 प्लस। अब ये 2 माइनस और 2 प्लस मिलके आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, बन गया हमारा MgO। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 metals which are found in nature in free state। ऐसे 2 मेटल्स बताएं जो कि नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो किसी न किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ न कुछ कंपाउंड बना ही लेगा। जो मेटल लेस रिएक्टिव है, जो कि दूसरे से रिएक्ट ही नहीं करना चाहता, वही तो फ्री स्टेट में बैठा होगा। तो इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज के बॉटम में नीचे की तरफ जो एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ देखा इस रिएक्टिविटी सीरीज में, जो एलिमेंट नीचे बैठा होगा डी जो होगा, अब चूंकि उसने किसी के साथ रिएक्ट नहीं किया, FeSO4 CuSO4, इनमें से किसी के साथ उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है डी किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है डी फ्री स्टेट में बैठा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो मेटल हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे पाए जाते हैं, बॉटम में पाए जाते हैं, और इसीलिए ये लेस रिएक्टिव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड।
किसी मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालने के लिए क्या केमिकल प्रोसेस यूज होता है? सो द आंसर इज द केमिकल process used for obtaining a metal from its oxide is reduction. तो उस केमिकल प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं जो कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालता है. In this process, metal oxide are reduced by using suitable reducing agents such as carbon or by highly reactive metals to displace the metal from their oxides. तो मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो. पहला, आप किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का सहारा लें जैसे कि कार्बन. ये मेटल ऑक्साइड से मेटल आसानी से बाहर निकाल देगा. दूसरा, आप डिस्प्लेसमेंट का सहारा लें. आप एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कराएं, तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा, और आप जिस मेटल को निकालना